हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हमें पता होना चाहिए कि हमें टू द पॉइंट बात करनी है और क्या क्या लिखना है। ओके, कंसाइज वे में इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। एक, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। सेकेंड, जो रिब केज है उसका जो डायमीटर है, डायमेंशंस हैं, वो कैसे चेंज होती हैं। इंक्रीज इन रिब केज, उसका मैकेनिज्म लिखना होता है हमें, और हमें लिखना होता है प्रेशर चेंजेस। तो ये तीनों चीजें हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें पता है रेस्पिरेशन के 2 पार्ट हैं। इंस्पिरेशन, जिसमें हम एयर इनसाइड लेते हैं, वी टेक एयर इनसाइड द लंग, राइट, तो दैट इज इंस्पिरेशन। उसका उल्टा होता है, व्हेन यू एक्सपायर एयर आउटसाइड द लंग, इट इज एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेटरी, पहले मसल्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इंस्पिरेटरी मसल्स और एक्सपिरेटरी मसल्स आखिर होती क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या सच में मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। नहीं, जो इंस्पिरेशन है दैट इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, बट expiration is not an active process, expiration is a passive process। अब इस बात से आप क्या समझते हैं, जब एक्टिव प्रोसेस हो गई इसका मतलब यहाँ पे हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, पैसिव प्रोसेस यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इंस्पिरेशन में कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं बट एक्सपिरेशन में नहीं होती, क्योंकि पहले इंस्पिरेशन होगा, कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हमारे लंग का, चेस्ट का साइज बढ़ेगा, और वही सारी मसल जब रिलैक्स होंगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सपायरेशन, यानी उसमें कोई मसल इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो हमें मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में बताना है कि मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, अब देखो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन 2 टाइप की मसल्स होती हैं। एक होता है द मोस्ट इंपोर्टेंट डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ कर रखा है लंग्स के नीचे, दिस इज डायफ्राम। ठीक है, ये डिमार्केट करता है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ओके, तो डायफ्राम जो है, ये देखिए नॉर्मली डोम शेप का डायफ्राम होता है हमारी लंग्स के नीचे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट मसल है डायफ्राम। अब ये जो डायफ्राम है ये मूवमेंट हो रही होती है, ये नीचे की तरफ हो रहा होता है जब इंस्पिरेशन हो रही होती है। देखो, जब इंस्पिरेशन होती है तब ये इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। तो पहला जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो है डायफ्राम, राइट। दूसरा मसल है, आप ये देख रहे हो, ये सारी रिब्स है, ये सारी जो मैंने ड्रॉ की है साइड में, ये है रिब्स, रिब्स। ठीक है, जो हमारे लंग्स को कवर किए हुए हैं, रिब्स। ओके, अब रिब्स जो हैं, रिब्स के मान लो ये 3 मार्कर मेरे रिब्स हैं। ओके, तो एक शीट ऑफ मसल्स बाहर की तरफ है जिसे बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इंटरकोस्टल मतलब 2 कोस्टल यानी रिब्स को ज्वाइन करने वाली मसल। एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल लगी है तो इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, अब देखो जब हमारा चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करना होगा तो बाहर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तभी वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होगा। ये बात आपको समझनी है, रटना नहीं। ओके, तो अगर अंदर की तरफ वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो चेस्ट कैविटी का साइज कम होगा। ओके, तो इंस्पिरेशन की कौन सी मसल होनी चाहिए, बाहर वाली, ताकि चेस्ट एक्सपेंड हो सके। तो कौन सी मसल हुई, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये जो 2 टाइप की मसल हैं, ये जो मसल हैं इन्हें बोलते हैं हम मसल ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो देयर इज नो मसल ऑफ एक्सपिरेशन। ये 2 मसल हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर रिलैक्स होंगी एक्सपिरेशन में। ठीक है, अब यहां बात फिनिश नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन, डीप इंस्पायर भी कर रहे होते हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर रहे होते हैं, कभी कफ कर रहे होते हैं, कभी स्नीजिंग कर रहे होते हैं, राइट। तो तब कौन सी मसल्स यूज होती हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये तो बात है नॉर्मल रेस्पिरेशन की, लेकिन एबनॉर्मल यानी फोर्सफुल अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो देयर आर सम असेसरी मसल्स, असेसरी मसल्स बोलते हैं उनको, जो फोर्सफुल रेस्पिरेशन में यूज होती हैं। ठीक है, तो इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो असेसरी मसल्स हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड जो मसल है हमारी, स्कैलिन मसल, पेक्टोरल्स मसल, ठीक है, और एलाई नेजाई मसल्स, ये जो हमारे हम डीप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमें नेजल मसल जो है वो फ्लेयर कर रही होती है, नेजल फ्लेयर बोलते हैं।
तो ये मसल है सारी इंस्पिरेटरी असेसरी मसल्स जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी जो मसल्स हैं नॉर्मल में नहीं यूज होंगी, लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन में मसल्स यूज होती हैं। वो कौन सी होती हैं आप खुद सोचो। जब आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो फोर्सफुली तो एब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स फोर्सफुल। और जैसा कि हमने जाना था अभी, इंटरकोस्टल मसल्स जो है इंटरनल, वो चेस्ट को कम करेंगी, यानी वो एक्सपिरेशन को हेल्प करेंगी, इसीलिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो मसल्स हैं ये एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं हमारी फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। तो समझ आया? लेट्स जस्ट रिवाइज इट। इंस्पिरेशन की नॉर्मल मसल्स होंगी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। एक्सपिरेशन नॉर्मल कोई मसल नहीं होगी, ये बस रिलैक्स हो रही होंगी। फोर्सफुल की अगर बात करें तो इंस्पिरेशन में फोर्सफुल असेसरी मसल्स हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्कैलिन, पेक्टोरलिस एंड एली नेजिन। ओके, फोर्सफुल एक्सपिरेशन की अगर बात करें तो एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, कौन सी मसल्स हैं ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि कैसे आखिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो होता क्या बेसिकली, ये देखो, ये हमारे नॉर्मल लंग है एट रेस्ट ये लंग है हमारे, ठीक है। अब देखो जब लंग एक्सपैंड होते हैं, ये जो लंग है ये हमारा, आप देख पा रहे हो, इससे ज्यादा वॉल्यूम ये एक्सपैंड हो चुका है, ठीक है। अब ये एक्सपैंड कैसे हुआ वो हमें जानना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो एक्सपेंशन के लिए क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन पढ़ेंगे हम, एक्सपिरेशन उसका उल्टा अपने आप पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन में क्या होगा, फर्स्ट जो चीज होगी वो होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, यानी डायफ्राम डिसेंड, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाके डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्पिरेशन के एंड पॉइंट की बात है। नॉर्मल रेस्टिंग में डायफ्राम डोम शेप था, ये फ्लैट हो गया, समझ रहे हो आप, एक डोम शेप डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा, तो चेस्ट की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कौन सी वॉल्यूम बढ़ेगी भाई, ये होगा हमारा वर्टिकल डायमीटर। तो यहां हम तीन चीजों में पढ़ेंगे, एक वर्टिकल डायमीटर, एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, आगे से पीछे की तरफ का जो डायमीटर है, और एक है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये वॉल्यूम बढ़ गई हमारी सिर्फ डायफ्राम के नीचे आने पे, ठीक है। एक हमारी ट्रांसवर्स वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, ठीक है, और एक एंटीरियर पोस्टीरियर जो आप देख नहीं पा रहे, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे की तरफ। अब ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेंगी, बस हमें ये जानना है। तो डायफ्राम डिसेंट हुआ है तो कौन सी वॉल्यूम बढ़ी है, हमारी वर्टिकल डायमीटर इंक्रीजेस बाय डायफ्राम डिसेंट। तो हमें बस ये जानना है कि ये तीनों जो डायमीटर हैं ये कैसे चेंज होते हैं, ताकि हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, राइट। तो वर्टिकल पढ़ लिया हमने बाय डायफ्राम। अब हमें पढ़ना है एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर। अब देखो हमारी जो रिब्स होती हैं वो आगे की तरफ यूं झुकी होती है, आगे की तरफ यूं झुकी होती हैं रिब्स, ठीक है। अब अगर हम आगे साइड से देखें तो रिब्स इस तरीके से झुकी होती है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ आएंगी लाइक दिस, समझ आया। तो बेसिकली ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो पहले ये डायमीटर इतना सा था, अब ये सारे के सारे रिब अगर ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो ये रिब्स यहाँ आ जाएंगी, यहाँ, तो इससे क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, समझ आया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कब इंक्रीज होता है, जब रिब्स जो है रेज होती हैं, जब रिब्स रेज होती हैं, रेजेस कहाँ, अपवर्ड, ठीक है। आगे ये रिब्स हैं, ये ऐसे रिब्स हैं, आगे की तरफ झुकी हुई हैं, जब इंस्पायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगी, आगे की तरफ ऐसे हो जाएंगे, जिससे आगे पीछे का डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। सेकेंड थिंग है ट्रांसवर्स डायमीटर। अब इस डायमीटर को इंक्रीज होने को, इसको बोलते हैं हैंड पंप मूवमेंट। देख रहे हो आप, ये वर्टिकल कॉलम हैंड पंप की तरह है, ये ऐसे था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हैंड पंप देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे होता है हैंड पंप, ये हमारा ऐसे लैंड में बरीड होता है, और ये हैंड पंप होता है जिसे ऐसे मूव कर करके पानी निकालते हैं, यहाँ पे पानी निकल रहा होता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो हैंड पंप मूवमेंट बोलते हैं एपी डायमीटर चेंज होने को, जब रिब्स
आगे नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं, अपवर्ड शिफ्ट होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो चेंज होता है, तो इसे बोलते हैं हैंड पंप मूवमेंट। अब ट्रांसवर्स डायमीटर कैसे चेंज होगा, जब ये साइड की जो रिब है ये आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेंगी। समझ आया आपने, यहाँ रिब्स जो साइड में है वो ऐसे हैं, ठीक है, अब वो भी ऐसे नीचे की तरफ थी, तो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती हैं, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज बाय मूवमेंट ऑफ रिब्स, कहाँ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। मतलब अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, ऐसे है ना ये रिब्स, ऐसे 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 रिब्स हैं पूरा, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं सारे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब ये मूवमेंट किस जैसी लग रही है, ये जो हमारी रिब्स हैं ऐसी, ये लगता है जैसे बकेट को उठा रहे हैं हम हैंडल के साथ, बकेट है, हम बकेट हैं, और जो हमारी रिब्स की मूवमेंट है वो हैंडल है, तो दिस इज कॉल्ड बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेंज करने वाला ये, और ये हो गया हमारा, इसको मान लो बकेट मान लो एक साइड को, और एक साइड की रिब उसका हैंडल है जो ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, जैसे बकेट का हैंडल उठाते हैं, ओके। तो समझ आया आप, वर्टिकल डायमीटर डिसेंट ऑफ डायफ्राम की वजह से, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं जिसे बोलते हैं हेड पंप मूवमेंट, ट्रांसवर्स डायमीटर साइड की रिब्स अपवर्ड जाती हैं जिससे ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है, और इसे बोलते हैं हम बकेट हैंडल मूवमेंट। समझ आया, तो ये था हमारा कि कैसे हमारा रिब केज जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है बाय चेंजिंग ऑल द डायमीटर, वर्टिकल, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स, ओके। सो हमने सेकंड पॉइंट भी कर लिया, दैट इज हाउ रिब केज डायमीटर चेंजेस, ओके। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, दैट इज प्रेशर चेंजेस, ओके। अब हम बात करेंगे प्रेशर चेंजेस की। अब देखो, प्रेशर चेंजेस समझने के लिए हमें समझना होगा, ये जो है लंग्स का डायग्राम है, ठीक है। हम बात करेंगे कि क्या होता है। अब हमें पता है कि जो हम इंस्पायर करते हैं तो प्रेशर चेंज क्या होता है, हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं, तो यही समझते हैं कि कैसे प्रेशर चेंज होता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन की शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इंस्पिरेशन पे क्या होगा, यहाँ पे हम नोज ओपन है यानी एयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम उस प्रेशर से रिलेट करेंगे अंदर के प्रेशर्स। अंदर के किस चीज के प्रेशर, एक तो एल्वेलाई का प्रेशर जिसे बोलेंगे इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर देखेंगे हम, यहाँ अंदर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर होगा, ठीक है। एक बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, लंग्स के बाहर जो है एक प्लूरा होती है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल उसके चिपकी हुई होती है लंग्स के, और पैराइटल दूर होती है, और बीच में होती है कैविटी जिसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है, ठीक है, उसके प्रेशर चेंजेस भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इसके प्रेशर बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर्स, ठीक है। अब समझ रहे हो आप इस चीज को कि हम दो चीजों के प्रेशर देखेंगे, एक एल्वियोलाई के अंदर का प्रेशर, एक प्लूरा के अंदर का प्रेशर, ठीक है। इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को बोलेंगे हम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, मतलब पल्मोनरी का ट्रांसपल्मोनरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके। तो देखते हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। पहले एल्वियोलाई का प्रेशर जानते हैं हम, ठीक है। अब एल्वियोलाई का प्रेशर हमने ब्लू कलर से डिनोट किया, ब्लू कलर की एल्वियोलाई है, ब्लू कलर का प्रेशर डिनोट किया। अब चलो समझते हैं कैसे होता है ये। तो हमें पता है सबसे पहले वी आर ओपन टू एयर, सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन में जब हम इंस्पिरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे तब हम ओपन है एयर के, यानी अगर ओपन है हम एयर के तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग्स का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे जीरो, मतलब जीरो लेवल पे हम टिक करते हैं, यहां से हमें इंस्पिरेशन शुरू करना है। तो जीरो मतलब 760 mmHg, हम यहाँ जस्ट कंपेरेटिव वैल्यू लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो जीरो है मतलब इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें पता है कि इंस्पिरेशन के लिए मसल जो है वो एक्सपैंड करेंगी चेस्ट कैविटी को। अब मसल जब एक्सपैंड करेंगी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन एयर वही है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड फॉल, प्रेशर डिक्रीज होगा, क्यों, एक्सपैंड हो रहे हैं लंग्स, तो प्रेशर डिक्रीज होगा कहां तक, -1 तक। समझ आया। तो ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करते हैं,
प्रेशर -1 तक डिक्रीज होगा। चेस्ट एक्सपेंड करेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब लंग्स में प्रेशर है नेगेटिव, प्रेशर डिक्रीज हो गए। ओके, तो मतलब कितना हो गया ये हो गया -1 इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, इसका प्रेशर हो गया 759 ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो ये एक कम हो गया है। जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो एयर कहाँ फ्लो करेगी, बाहर से अंदर फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी। तो एयर अंदर आ गई, जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब समझ आया कि इंस्पिरेशन में हम एयर अंदर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि प्रेशर फॉल होता है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होने की वजह से प्रेशर फॉल होता है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाती है। अब एयर जाती है तो ये हमने वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया है कि लगभग 500 ml एयर अंदर जाती है लंग्स की। ये 500 ml है, ठीक है। तो यहां तक वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर चली गई। अब लंग्स के अंदर चली गई तो लंग एक्सपैंड हो गए हैं, लंग्स के अंदर वॉल्यूम जाने की वजह से फिर से ये इक्वल हो जाती है। कब तक जाएगी वॉल्यूम, जब तक अगेन 0 ना हो जाए। समझ आए? तो इंस्पिरेशन के एंड पॉइंट तक वॉल्यूम फिर से इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाती है, 500 ml अंदर आ जाता है, खत्म कहानी। उसके बाद ये सारी की सारी मसल्स जो एक्सपैंड हुई थी वो सारी की सारी दोबारा से रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, लंग्स फिर से छोटे हो जाएंगे। अब एयर तो वहां पे उतनी है लेकिन लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया है, तो प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर शुड इंक्रीज। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर +1 तक पहुंच जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है प्रेशर। लंग्स छोटे हो गए हैं दोबारा से, पॉजिटिव का मतलब है 60 + 1 यानी 61, तो 761 पहुंच जाता है एक्सपिरेशन में। अब प्रेशर जब ज्यादा होगा, अब लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा, मसल रिलैक्स होके लंग्स को छोटा कर चुकी हैं, प्रेशर बढ़ चुका है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होना चाहिए, एयर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ। तो इसीलिए एक्सपिरेशन में एयर बाहर की तरफ जाती है, एयर आउटसाइड मूव करती है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ वॉल्यूम प्लॉट करेंगे तो एयर बाहर जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी लंग्स में। ठीक है, अब जितनी वॉल्यूम हम इनसाइड लेके जाते हैं उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, और प्रेशर क्योंकि +1 चेंज हुआ है, यहां से +1 चेंज हुआ है, +1 के बाद क्योंकि हमने एयर को फ्लो कर दिया बाहर की तरफ, फिर से एयर कम है, इसीलिए प्रेशर फिर से फॉल होके 0 आ जाता है। समझ आया? तो ये था हमारा एल्वियोलर चेंजेस कि इंस्पिरेशन में एक्सपैंड होने की वजह से प्रेशर फॉल होता है। ठीक है, वॉल्यूम अंदर आती है, प्रेशर फिर से 0 हो जाता है, फिर वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाता है मसल रिलैक्स होने की वजह से, और फिर से एयर आउटफ्लो होने की वजह से 0 हो जाता है। इस तरीके से जो है एल्वियोलर प्रेशर चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं प्लूरल प्रेशर चेंजेस कैसे होते हैं। प्लूरल प्रेशर चेंजेस, अब ये है प्लूरा, ठीक है। अब प्लूरल जो प्रेशर्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्लूरल प्रेशर पहले ही नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना, रटने की जरूरत नहीं है। एल्वियोलर प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि जब भी हम ओपन टू एयर होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो हमेशा 0 से शुरुआत होगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लूरल प्रेशर की तो ये नेगेटिव है। ऐसा क्यों है ये जान लेते हैं। इसमें जो है हमेशा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता रहता है, ड्रेनेज। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ताकि यहाँ एडिमा ना हो। लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से हमेशा एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है इसमें, इसीलिए स्टार्टिंग ही हमारी अराउंड -5 mm ऑफ वाटर से होती है। ओके, तो बेसिकली -5 रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यानी 760 -5 755। तो इस तरीके से जो है हमारा -5 से शुरू होता है। अब अगेन चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, डायफ्राम डिसेंट हो रहा है, सारे डायमीटर चेंज हो रहे हैं, तो ये भी फॉल होगा। ठीक है, तो ये फॉल होता है -5 से लगभग -7.5 तक। ओके, ये प्रेशर फॉल होगा एंड ऑफ एक्सपिरेशन तक। सेम ऐसे ही होगा, एयर अंदर आएगी और एक्सपिरेशन दोबारा से, जब एक्सपिरेशन होगा मसल जब रिलैक्स होकर दोबारा से लंग्स को छोटा करेंगी तो फिर से ये रेस्टिंग कंडीशन -5 पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये था हमारा प्लूरल प्रेशर चेंजेस, -5 से 7.5, -7.5 से फिर से -5। ओके, तो सिर्फ माइनस में होते हैं चेंजेस। समझ आया? अब हमने क्या देखा है,
ये हमने देखा एल्वियोलर और ये हमने देखा प्लूरल। इसके बीच का जो ये ग्राफ है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांस पल्मनरी प्रेशर्स। ट्रांस पल्मनरी प्रेशर्स मतलब इसके बीच के एरिया में जो प्रेशर चेंजेस हैं वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर चेंजेस। लेट अस रिवाइज इट विथ प्लूरल प्रेशर। इंस्पिरेशन में +1 जाता है, एयर अंदर आती है, फिर से 0 हो जाता है। एक्सपिरेशन में इंस्पिरेशन में -1 जाता है, ठीक है, फिर से 0 हो जाता है, फिर एक्सपिरेशन में +1 जाता है, फिर से 0 हो जाता है। प्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव ही होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -5 टू मोर नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन -7.5, फिर से -5। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज ओवर विद दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, हमने मसल्स पढ़ी है, हमने रिब केज कैसे चेंज किया वो पढ़ा है, और हमने प्रेशर चेंजेस पढ़े। सो दिस कंप्लीट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।